वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सब लोग। एंड आई होप कि आप लोग अच्छे हो गए। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में वो मार्कस वो चिल्लाते हुए कह रहा था, योर मैजेस्टी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर हाइनेस ने मेरी फैमिली की इंसल्ट पहले की थी। और उस मार्कस ने इतना बोलने की जरूरत की थी कि तभी मैजेस्टी वो मार्कस के गले पर अपनी तलवार तान देते हैं, जिससे कि मार्कस की आवाज़ तो उसके गले में ही दब जाती है। एंड गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुमने अपने इन मनहूस हाथों को हिलाने की कोशिश भी कैसे की। एंड क्या तुम अपने इन घिनौने हाथों से क्राउन प्रिंसेस को अभी अभी थप्पड़ मारने जा रहे थे। और ऐसा बोलते हुए हम एम्परर की आंखों में मर्डरर लुक देखते हैं। एंड एम्परर का इतना बोलते ही उस मार्कस के तो हवा ही टाइट हो जाती है और कहता है, अरे नहीं नहीं एम्परर। लेकिन एम्परर वो तो गुस्सा करते हुए कहते हैं, और तुम क्या कहना चाहते हो कि हर हाइनेस वो अभी भी झूठ बोल रही है। और इतना कहते हुए एम्परर तो और ज़्यादा गुस्से से उस मार्कस के गले में अपनी तलवार तान देते हैं, और मार्कस के तो पसीने ही छूट रहे होते हैं। और वहीं इस सब को देखकर एंशिया भी डर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। और तभी वहां पर एक और बंदे की एंट्री हो जाती है। बड़ा ही शांत स्वभाव और सीरियस सा दिखने वाला बंदा। वह कहता है, योर हाइनेस। एंड आगे वो कहता है कि मुझे लगता है कि अभी के लिए आपका घर जाना ही बेहतर होगा। और ये देखकर तो एंशिया डर के मारे कहती है, हाँ हाँ चलो क्यों नहीं। और फिर वो मनी मन कहती है कि मुझे विश्वास है इसका नाम कॉलिन है, और ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ। और इतना सोचते हुए वो वहां से जाने लगती है। और फिर अपने पास से एक ब्लू कलर का जेम बाहर निकालते हुए कहती है, ये। और उस जेम को देखकर कॉलिन तो कहता है, ये क्या है। और कॉलिन के पूछने पर एंशिया वो तो बड़े ही कॉन्फिडेंस से बताती है कि ये तो वो वीडियो है जिसमें सर हैमल ने मेरी और क्राउन प्रिंस की इंसल्ट की थी। और कॉलिन ये देखकर तो बड़ा ही हैरान होता है और कहता है कि क्या आपने इसे पहले ही प्रिपेयर करके रखा था। और एंशिया वो तो फुल कॉन्फिडेंस में होती है और ऐसा लुक दे रही होती है जैसे कि वो इतनी भी खास नहीं, और कहती है कि भला मेरे पास इनफ एविडेंस नहीं होता तो मैं किसी भी व्यक्ति को ऐसे कैसे एक्यूज कर सकती हूँ। और एंशिया की बात सुनकर कॉलिन वो कहता है, हाँ हाँ आप तो बिल्कुल सही कह रही हैं। फिर बड़े ही स्टाइल में वो करते हुए कहता है कि मैं ये मेक श्योर करूंगा कि हिज मैजेस्टी इसके बारे में जाने। और फिर बैकग्राउंड में हमें एंशिया बता रही होती है कि क्राउन प्रिंसेस को थप्पड़ मारने के जुर्म में एम्परर ने सभी के सामने मार्कस हैमल के दोनों हाथ कटवा दिए। और इंपीरियल प्रॉपर्टी को इम्बेजल करने और क्राउन प्रिंसेस को इंसल्ट करने के जुर्म में उसके बेटी की जीभ काट दी गई। फिर मार्कस और उसकी फैमिली का टाइटल उनसे छीन लिया गया और उन्हें 30 साल तक गुलामी करने की सजा सुनाई गई। और भाई रातों रात हिस्टोरिकल मार्कस फैमिली वो कोलैप्स हो गई, और एक भी बंदे ने उनकी साइड नहीं ली कि वो सही है। मार्कस ने क्राउन प्रिंसेस को एम्परर के सामने थप्पड़ मारने की कोशिश की, और उसके लालची बेटे ने उनके बेटे को इंसल्ट किया और उनकी क्राउन प्रिंसेस को भी इंसल्ट किया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह मॉन्स्टर्स क्राउन प्रिंस की वाइफ है या नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतने बुरे बुरे कांड कर रखे थे और इतने बुरे बुरे शब्द बोले। चाहे मार्कस हैमल की फैमिली कितनी ही रिच क्यों ना हो, उन्होंने जो कुछ भी किया जिस कारण से उन्हें किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया, ना ही बचाया। एंशिया के ऊपर शिफ्ट होता है जहाँ पर वो एक रूम में बैठी होती है और बड़े ही ध्यान से बैठकर सोच रही होती है कि अब तो एम्परर के पॉलिटिकल अफेयर्स भी ख़त्म हो चुके होंगे, लेकिन क्या अब वो मुझे आज दोबारा से नहीं बुलाएंगे, और क्या वो ऐसे ही कंटिन्यू ब्लेक को इग्नोर करते रहेंगे। और फिर हम घड़ी को देखते हैं जो कि अपना समय बजा रही होती है और टिक 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 कर रही होती है। देन हमें फिर से एंशिया दिखाई जाती है जो कि अभी भी बड़ी ही गंभीरता से सोच रही होती है कि एम्परर तांजियोन तो ज़रूर इस वक्त मार्कस हैमल को डिसमिस करने के बारे में किसी तरीके के बारे में सोच रहे होंगे, और मुझे लगता है कि उन्हें एक बार मुझे बुलाकर इसके बारे में थैंक यू तो बोल ही देना चाहिए कि मैंने मार्कस हैमल से उनको छुटकारा दिलवाने में मदद की। और फिर वो जोर से खड़ी होती है और अपने हाथों को टेबल पर धड़ाम से दे मारती है। बड़े ही पुरजोश होकर सोचती है कि मैं चीज़ों को ऐसे ही नहीं जाने दे सकती, और मुझे खुद से ही उन्हें ढूंढने जाना होगा। वो अपनी मेड मेलिसा को बुलाते हुए कहती है कि मेरे लिए कैरेज बुलवाओ, मैं फिलॉन पैलेस जा रही। लेकिन मेलिसा वो तो एंशिया को अपना अलग ही ज्ञान देते हुए कहती है, योर हाइनेस, अगर आप हिज मैजेस्टी से मिलना चाहती हैं तो क्यों ना आप उनसे पहले उनकी परमिशन ले लीजिए।
लेकिन हमारी इंशा वो तो उसकी बातों को इग्नोर मारते हुए तैयार होते हुए कहती है कि अगर मैंने उससे रिक्वेस्ट की तो वो ज़रूर मेरी रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ कर देगा, इसलिए यही बेहतर होगा कि मैं उससे मिलने चली जाऊँ, इसलिए तुम जाओ जाके मेरे लिए कैरेज लेकर आओ मेलिसा। और उसकी बात सुनकर मेलिसा कहती है ठीक है मैं समझ गई। और फिर हम देखते हैं इंशा वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी इंशा के रोप को ब्लेक आकर पीछे से पकड़ लेता है और इंशा रुक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है कि उसके रोप को किसने पकड़ा है। और फिर अपने सामने ब्लेक को देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है योर हाइनेस आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और भाई देखो तो ज़रा वो दोनों कितना क्यूट लग रहे हैं। और ब्लेक तो अपनी प्यारी सी आवाज़ में कहता है इंशा तुम कहाँ जा रही हो। और देखो तो ज़रा इस छोटे सी क्यूट से बच्चे को अपनी छोटी सी वाइफ की बड़ी ही ज़्यादा परवाह है। और उसकी इतनी सी परवाह देखकर इंशा वो कहती है मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ इस मैंशन से। लेकिन ब्लेक वो इंशा की बातों को समझ जाता है और बेवकूफ़ नहीं बनता। वो कहता है झूठी कहीं की, तुम तो हिज मैजेस्टी से मिलने के लिए जा रही हो, क्या तुम नहीं जा रही हो? और अगर तुम जा रही हो तो तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत ही क्या है? और भाई ये सुनकर तो इंशा वो तो मुस्कुराते कहती है कि मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगी। लेकिन ब्लेक उसकी बातों को काटते हुए कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, मुझे भी अपने पिताजी से मिलना है, तो तुम क्यों मुझे रोकोगी? तुम चलने दो मुझे अपने साथ। और ब्लेक वो कहता है कि मैं अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करूँगा, अगर तुम हिज मैजेस्टी से मिलने के लिए जा रही हो तो मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊँगा। समझ गई ना? अगर नहीं समझी तो मुझे दोबारा से बताओ, मैं तुम्हें समझाऊँगा। वैसे ऐसा कुछ वो बोलता नहीं है, लेकिन मैंने खुद से बोला। लेकिन ब्लेक की बात सुनकर इंशा वो तो थोड़ी देर के लिए शॉक रहती है और फिर मुस्कुराते हुए कहती है तो फिर चलिए हम साथ में चलते हैं। और फिर वो दोनों वहाँ से चलने लगते हैं और ब्लेक कहता है यस यस, और दोनों हाथ पकड़कर वहाँ से जाने लगते हैं। और फिर उसको देखते हुए इंशा वो मन ही मन कहती है कि एम्बरर अपने बेटे से प्यार करता है। और ये देखकर वो तो बहुत ज़्यादा मुस्कुराई जा रही होती है और उसकी मुस्कुराहट देखकर मैं परेशान हो जाती हूँ। और इंशा वो कहती है कि एम्बरर इस एम्पायर का एम्परर है और वो अपने बेटे को तो नहीं बुला सकता अपने पैलेस में पहले। लेकिन और फिर वहाँ से इनकी कैरेज वो निकल जाती है। और फिर इंशा कहती है लेकिन अगर वो वहाँ उससे पहले मिलने गया तो वो उसे रिजेक्ट भी तो नहीं कर सकता ना, उसे तो उसे एक्सेप्ट करना ही होगा। और इसी तरह सोच विचार करते हुए उनका कैरेज वहाँ से अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ता है और अपनी मंजिल यानी कि फिलॉन पैलेस वहाँ पहुँच जाता है। हम देखते हैं फिलॉन पैलेस जो बड़ा ही सुंदर होता है। और फिर वहाँ से पहुँचकर वो लोग अंदर चले जाते हैं और इंशा वो तो मन ही मन कह रही होती है कि ये तो ऑलरेडी एम्परर अपने पॉलिटिकल अफेयर्स को ख़त्म कर चुका होगा और हमें उसके बेडरूम में जाकर वेट करना चाहिए। देखो तो ज़रा इंशा वो कितनी ज़्यादा होशियार है, इसका दिमाग तो घोड़ों से भी ज़्यादा तेज़ चलता है। ये सीधा ही जाकर एम्परर के बेडरूम में वेट करने का सोचे ताकि एम्परर उसको भगा ना सके। और वो लोग एम्परर के दरवाजे के सामने आ जाते हैं और वहाँ पर दो गार्ड खड़े होते हैं, एक टकला गार्ड और दूसरे के गार्ड के ऊपर सिर में बाल होते हैं। भाई देखो तो ज़रा हर एक स्टोरी में दो गार्ड होते ही है। और वो टकला गार्ड रोकते हुए कहता है कि अगर आपने एडवांस में उन्हें मिलने के लिए रिक्वेस्ट नहीं की है तो आप अंदर नहीं जा सकते। और देखो तो ज़रा इस टकले गार्ड को कैसे क्राउन प्रिंसेस को रोकने की हिम्मत कर रहा है। लेकिन हमारी इंशा वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्राउन प्रिंसेस को ऐसा कुछ कहने की। और हमारी इंशा वो तो क्राउन प्रिंसेस की पोजीशन का पूरा फ़ायदा उठा रही होती है। भाई क्यों ना फ़ायदा उठाए, अगर क्राउन प्रिंसेस बनी है तो अपनी पावर का यूज़ तो करना ही चाहिए ना। बिल्कुल मैं तो बिल्कुल इंशा के साथ हूँ, अपनी पावर का पूरा यूज़ करो इंशा। और भाई इंशा की ये सारी बातें सुनकर तो उस टकले गार्ड की हवाइयाँ ही उड़ जाती हैं और वो शौक हो जाता है कि भाई अभी मैंने ये क्या सुन लिया, आज कुछ छोटे बच्चे भी मुझ पर रौब जमाने लगे हैं, कोई थोड़ी तो मेरी इज्जत कर लो, मैं यहाँ का गार्ड हूँ, खासकर एम्परर का। और फिर हमारी इंशा वो ब्लेक की तरफ मुड़ती है और बड़ी ही खुशी से कहती है योर हाइनेस चलिए हम अंदर चलते हैं। इस टकले गार्ड की बात ना सुनिए, ये तो हमारे लिए कोई मायने रखता ही नहीं है, चलिए हम अंदर चलते हैं।
और वो बड़े ही स्टाइल से दरवाज़ा खोलती है और अंदर आ जाती है, लेकिन उसकी नज़र एम्प्रर पर पड़ती है और एम्प्रर की नज़र वो एंशिया पे पड़ती है और दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं। भाई साहब, क्या ही सीन है। अब बताओ क्या ही सीन दिखाया जा रहा है हमें। अब हम एम्प्रर को देखते हैं, वो अभी अभी जस्ट बात लेकर निकला होता है और बड़ा ही हैंडसम दिख रहा होता है और उसको देखकर तो एंशिया शॉक में चली जाती है। और एम्प्रर वो तो अभी अभी नहा कर आया होता है और उसके बालों से अभी भी पानी टपक रहा होता है और भाई वो तो बड़ा ही चमक रहा होता है और चमकते हुए ही कहता है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए। और वो सवालिया नजरों से एंशिया की तरफ देख रहा होता है, लेकिन एंशिया का ठरकपना जाग जाता है और वो तो एम्प्रर की एप्स की तरफ ही देखी जा रही होती है कि क्या ही परफेक्ट एप्स हैं भाई। और उसके एप्स को देखते हुए वो मन ही मन कहती है कि इसके एप्स तो बिल्कुल वो परफेक्ट हैं और इस वर्ल्ड में फैंटेसी नोवेल में क्या ही हो रहा है, मेरा हार्ट इतना अचानक से धड़कने क्यों लगा। और फिर कहती है, अरे नहीं नहीं, मैं अपने हस्बैंड को कैसे भूल गई, क्यूट सा बनी सा। और फिर एम्प्रर वो कहता है कि मैंने तुमसे अभी भी पूछा कि तुम्हें क्या कुछ चाहिए। और उसकी बात सुनकर हमारी एंशिया वो तो अपने ख्यालों से जस्ट अभी अभी बाहर आती है और कहती है, ओप्स एंशिया, अपने ख्यालों से बाहर आओ और उठो और सबसे पहले तो मुझे एम्प्रर के फेवर को जीतना होगा और उसे परस्यू करना होगा कि वो ब्लेक की फीलिंग्स के बारे में जाने और तभी तो मैं अपने को उनके दोनों के बीच में ब्रिज के रूप में तैयार कर पाऊंगी। और फिर कहती है, कम ऑन, अब जल्दी से उसे कॉम्प्लीमेंट दो, जल्दी करो और एम्पर को कॉम्प्लीमेंट दो, वरना तुम जो करना चाहती हो तुम उसमें सफल नहीं हो पाओगी, समझ गई ना। और फिर बड़े ही चमकदार तरीके से चमकते हुए एम्प्रर को कॉम्प्लीमेंट देती है और कहती है कि एम्प्रर, आपके एप्स तो बड़ी कमाल धमाल हैं। और भाई उसने अभी भी क्या बोला उसको तो खुद भी नहीं पता होता है, उसने एम्प्रर को क्या बोल दिया। और उसकी ये सारी बचकानी बात सुनकर एम्प्रर वो तो शॉक में चला जाता है कि अभी अभी मैंने क्या सुन लिया, क्या मेरी डॉटर इन लॉ ने मेरे एप्स की तारीफ़ की, क्या मुझे खुश होना चाहिए। और एम्प्रर को भी यकीन हो जाता है कि अब मैं क्या ही कर सकता हूँ इसमें। और इनसे भी समझ जाती कि मैंने क्या बोल दिया और मन ही मन डरते हुए कहती है, क्या क्या अभी अभी तुमने क्या कह दिया एंशिया, क्या तुम पागल हो, तुम्हें भी ऐसा कुछ कहना चाहिए था क्या, तुम बेवकूफ़ हो। और कहती है कि मैं पागल हूँ, मैं पूरी तरीके से पागल हूँ, योर मैजेस्टी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। और वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है, उसका चेहरा पूरी तरीके से लाल हो जाता है, बेचारी को लगता है चक्कर ही आ जाएंगे। उसको ऐसा कुछ बोलने से पहले सोचना चाहिए था, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। और एम्प्रर वो तो बड़े ही सवालिया नज़रों से और बड़े ही अजीब नज़रों से एंशिया की तरफ देख रहा होता है कि अब तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, तुम्हें जो कहना था तुमने तो कह दिया और अब माफ़ी मांग के क्या जताना चाह रही हो। और एंशिया उसको तो देखते अपने मन ही मन कह रही थी, ओ नो नो नो, अब क्या होगा, अब मैं एम्प्रर का सपोर्ट कैसे जीतूंगी, मैं उसका फेवर कैसे जीतूंगी, अब तो ये मेरे लिए और ज़्यादा कठिन हो जाएगा कि मैं उसका फेवर जीत पाऊँ, मैं ऐसा कुछ कैसे कह सकती हूँ। बेचारी बड़ी ही परेशान होती है कि वो एम्प्रर का फेवर कैसे जीतेगी और कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने पहली बार मेंस की बॉडी देखी है ना, इसलिए मैंने ऐसा कुछ कह दिया। देखो तो ज़रा क्या ही कमाल की बात है, कोई इंसान किसी को देखते ही ऐसे कैसे बोल सकता है, जैसे कि एम्प्रर को समझ में आए ही ना। लेकिन बेचारी एंशिया वो तो झुक कर माफ़ी मांग रही होती है और ब्लेक वो शौक में चल जाता है, क्या अभी अभी एंशिया ने क्या कहा। और वो कहती है एंशिया कि भाई मैं तो पूरी तरीके से फंस चुकी हूँ। और ब्लेक वो भी बड़े ही डरावने तरीके से एंशिया की तरफ देख रहा होता है कि इसने अभी क्या बोल दिया फादर को, इसको समझ में नहीं आता क्या कि ये किसके सामने खड़ी हुई है और ये ऐसे ही किसी की तारीफ की जा रही है। और हम देखते हैं एम्प्रर वो खराशते हुए कहता है, अब ज़रा मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं अभी अप्रोप्रिएट तरीका नहीं समझता कि अभी हमें बात करना चाहिए, इसलिए प्लीज़ तुम लोग यहाँ से जाओ। और अपने कपड़े पहनने लगता है, अपने आप को बेचारा कवर कर रहा होता है कि उसकी डॉटर इन लॉ ही उसके एप्स की तारीफ कर रही है। और देखो तो जरा हमारी ठहरकी एंशिया को, वो अभी भी एम्प्रर के रोप को ही देख रही होती है और कहती है कि उसने अपने रोप को स्ट्रैप किया, वो बहुत ही टाइट बंद कर रहा है, बहुत ही टाइटली, देखो तो जरा इसका ठरकपना अभी भी बंद नहीं हो रहा है। और फिर वो अपने होश पे आती है कि इस समय से अपने आप को संभालती है
और मनी मन रोते हुए कहती है कि अरे नहीं, मैं पूरी तरीके से फंस चुकी हूँ। और ब्लेक वो तो बेचारा पत्थर की मूर्ति बन चुका होता है एंजिया की इन शब्दों को सुनकर। और तभी कुछ समय बाद हमारा एम्परर वो भी ब्लेक की तरफ साइड आई देता है और ब्लेक वो भी बेचारा आस भरी नजरों से देखता है कि काश मेरे पिताजी कभी तो मुझे प्यार से देख ले। अरे भाई, प्यार करते हो तो कभी कभी ऊपर से दिखा भी दिया करो ना, ऐसे क्या गलतफहमी में डालते रहते हो, क्या ही हो जाएगा प्यार दिखा लोगे तो। और फिर एम्परर वो अपनी पीठ दिखा देता है ब्लेक को कि जाओ, मैं तुमसे अभी बात नहीं करूँगा, और कहता है कि मैं तुम लोगों को कुछ जल्दी ही बुलाऊंगा, इसलिए तुम लोग अभी यहाँ से जा सकते हो। और बेचारा अपने आप को कवर कर लिया होता है ताकि वो अपनी बॉडी को बचा सके। और फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और एंशिया और ब्लैक को देखते हैं। जो एंशिया होती है वो कहती है यस योर मैजेस्टी, हम अभी अभी यहाँ से निकल जाएंगे। और बेचारी एंशिया के लिए तो यही बेहतर होगा कि वो यहाँ से निकल जाए ताकि वो कहीं दोबारा से नाम शनाम ना बक दे। बेचारी बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई होती है और वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर हम देखते हैं ब्लैक को, जो बेचारा बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया होता है उसके फादर की नज़रअंदाजी को देखकर। और फिर एंशिया कहती है कि चलिए चलते हैं ब्लैक। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम ब्लैक के महल को देखते हैं। और फिर वहाँ अंदर देखते हैं जो कि बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा होता है। और एंशिया और ब्लैक को देखते हैं और एंशिया ब्लैक को देख रही होती है कि बड़ा ही उदास है और अपने मन ही मन कहती है उसके एक्सप्रेशन कुछ अच्छे नहीं दिख रहे हैं मुझे। अब जब से उसने अपने फादर को देखा है उसके बाद से ही उसका मूड वो अच्छा नहीं लग रहा है, स्पेशली जब से उसके फादर ने उसको इग्नोर किया। आखिर क्यों ना कोई इस तरह नाराज़ होगा भाई। और फिर एंशिया कहती है योर हाइनेस, क्या आप थक गए हैं? और ब्लैक वो तो बड़ा ही उदास दिख रहा होता है और कहता है हाँ, मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना चाहूँगा। और बेचारा बड़ा ही उदास लग रहा होता है और एंशिया भी उसको देख रही होती है कि वो बड़ा ही उदास है। और फिर वो उसका हाथ छोड़ देता है और वहाँ से जाने लग जाता है। और फिर वो कहता है एडॉन को, एडॉन तुम कुछ देर के लिए मेरे पास आओ और मेरे साथ चलो। और एडॉन वो भी कहता है यस योर हाइनेस, जैसा आप कहें, आप जहाँ कहेंगे मैं वहाँ चला जाऊँगा। आप चाहे स्वर्ग जाएं चाहे पाताल, मैं आपके साथ हर जगह चला जाऊँगा, इसलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर ब्लैक वो एक जगह पर अपनी पीठ करके खड़ा होता है और कुछ ना कुछ सोच रहा होता है कि उसे एडॉन से क्या कहना है। और फिर हम देखते हैं कि कुछ ही टाइम बाद हमारे ब्लैक के पास एडॉन वो आ जाता है, लेकिन उसके आने से पहले वो एंशिया से मिल गया होता है। वो कहता है कि डोंट वरी योर हाइनेस, मैं उन्हें चेक करके आता हूँ और अब मैं यहाँ से जाता हूँ। और एंशिया भी उसे कह रही होती है कि हाँ हाँ अब तुम यहाँ से जाओ वरना ब्लैक परेशान हो जाएगा, ज़रा देखो तो ज़रा ब्लैक ने तुम्हें वहाँ पर क्यों बुलाया है। और फिर ब्लैक को देखते हैं जो कि अभी भी वहीं पर अपनी दीवार के पीछे पीट करके खड़ा होता है और वहाँ पर एडॉन आ गया होता है और कहता है कि योर हाइनेस आपने मुझे बुलाया, मैं आ गया हूँ आपकी सेवा में हाजिर। अब आप मुझसे जो चाहें वो करवा सकते हैं, चाहे खेत जुतवाएं, चाहे खाना बनवाएं, चाहे मुझे जंग लड़ने भेज दें, मैं हर जगह जाना चाहूँगा। और फिर ब्लैक वो कहता है कि एडॉन तुम अपनी शर्ट उतारो। और भाई आप लोग बेचारे ब्लैक को गलत मत समझना, वो तो उसके एब्स देखना चाहता है और हमारा एडॉन वो तो बहुत ज़्यादा शौक हो गया होता है। और ब्लैक वो तो उसको बड़ी चमकती हुई नज़रों में देख रहा होता है और कहता है क्या योर हाइनेस। बेचारा एडॉन वो भी शौक हो गया होगा कि मेरे कपड़े क्यों उतरवाना चाहते हैं। और बेचारा अभी भी पसीना पसीना होता है कि मेरे कपड़े क्यों उतरवाना चाहते हैं, मेरी इज्जत भाई। और फिर वो अपने कपड़े उतार दिया होता है। अब हम देखते हैं कि उसने अपने कपड़े उतार दिए होते हैं और उसके कपड़ा उतारने के बाद ब्लैक वो तो बड़ी हैरानी से उसको देख रहा होता है। और हम देखते हैं कि एडॉन के भी बड़े कमाल धमाल एब्स होते हैं और देखो तो ज़रा कितना ही हैंडसम लग रहा है। उसके एब्स को देखकर तो हमारे ब्लैक के भी पसीने छूट जाते हैं और बड़ा ही खुश होते हुए कहता है ओ नो एडॉन, तुम तो कितने सुंदर हो, तुम तो कितने कूल हो, मैं तुम्हारी जैसी बॉडी पाने के लिए क्या ही कर सकता हूँ। और हमारा एडॉन वो भी बेचारा परेशान होता है और कहता है योर हाइनेस क्या आप एब्स बनाना चाहते हैं, बताइए क्या आप एब्स बनाना चाहते हैं, मैं आपकी मदद करूँगा, चाहे आप कुछ भी कहें मैं आपकी मदद करूँगा। और फिर ब्लैक वो तो मन ही मन सोच रहा होता है
कि कैसे एंजिया ने एम्पर से माफ़ी मांगी थी कि उसने पहली बार किसी आदमी की बॉडी को देखा है, तो इसलिए उसने ऐसा कह दिया इमोशंस में बहकर। ओह नो एंजिया, तुम्हें तो पता भी नहीं है तुम्हारी पीठ पीछे ब्लेक वो क्या सोच रहा है। इतना छोटा सा बच्चा और अभी से इतना ज़्यादा पॉसेसिव, वो एंजिया के लिए अपनी बॉडी बनाना चाहता है। और वो कहता है कि उसने कहा कि उसने मेंस की बॉडी कभी नहीं देखी, लेकिन मैं भी तो एक मैन हूँ ना। और भाई भूल क्यों जाता है कि अभी भी बच्चा है और इतना ज़्यादा पॉजिटिव है अपनी बीवी को लेकर, वो भी इतनी छोटी सी बीवी है। और बेचारी उसने गलती से उसने कुछ बोल दिया, भले ही वो इतने दिमाग से बड़ी हो पर अभी भी है तो बच्ची ही। और मैंस, और वो भी अपने आप को मैन समझ रहा है जबकि वो है अभी बच्चा। और ये सब सोचकर ब्लेक वो कहता है कि खैर अब मैं क्या ही बोलूँ, यस क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक टॉमी है, मैं एप्स चाहता हूँ। और उसकी बात सुनकर एडॉन वो तो अपने आप को कवर करते हुए कहता है, क्या आपका टॉमी से क्या मतलब है, ये सच नहीं है, आपके पास टॉमी नहीं है। और बेचारा वो उसको कंसोल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बेचारे को कंसोल करना नहीं आता है। और अभी आप लोग देखिएगा कि हमारे ब्लेक के साथ क्या होने वाला है आगे चलकर। और हमारा ब्लेक वो कहता है, सच में तुम सच कह रहे हो क्या, सच में। उसकी एक्सपेक्टेशन तो हाई हो जाती है और बताता है कि तो फिर बताओ मेरे पास कैसी बॉडी है। और उसकी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा हाई होते हुए देखकर एडॉन वो तो कहता है, योर हाइनेस आपके पास टामी नहीं, आपके पास बेबीज बैली है। और उसकी बात सुनकर हमारे ब्लेक के तो और ज़्यादा नाखुश हो जाता है और वो बेचारा बहुत ही ज़्यादा नाखुश रहता है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे ब्लेक को कंसोल करने में एडॉन के वर्ड्स फेल हो चुके होते हैं। बेचारे एडॉन को तो पता भी नहीं होता है कि उसने अनजाने में क्या कर दिया और बेचारे ब्लेक का दिल दुखा दिया। अब हमारा ब्लेक वो और क्या करेगा। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है एम्परर पर, जो अभी भी अपने ऑफिस में बैठा होता है और डॉक्यूमेंट्स देख रहा होता है। और वो डॉक्यूमेंट्स भी हमारे एंजिया से रिलेटेड होते हैं। तो चलिए चलते हैं हम आगे और एंजिया के बारे में और जानते हैं। और ब्लेक के फादर यानी कि एम्परर वो कहते हैं, एंजिया हाँ। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर एंजिया वो ब्लेक के बालों को सिखाई जा रही होती है। और ये छोटा सा क्यूट सा बेबी, इसको नहलाने में एंजिया को बड़ा ही मज़ा आता है ऐसा लगता है। और फिर वो उसके बालों को पोंछते हुए कहती है, योर हाइनेस। और हम देखते हैं हमारा ब्लेक वो तो जेलसी में अपना सिर ही उससे घुमा लेता है और उसको इग्नोर मार देता है कि जाओ मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, तुम्हें बड़े मेंस की बॉडी पसंद है, मेरे से बात क्यों कर रही हो, जाओ उन्हीं के पास उनसे बात करो। और देखो तो ज़रा एंजिया वो कहती है कि आपको क्या हो गया है, आप मुझे फेस क्यों नहीं कर रहे हैं। अब तुम्हें क्या ही बोले, वो तुमसे नाराज़ है, तुम्हें कैसे बताएगा कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ। और वो मुँह फुला के बैठा होता है, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, जाओ तुम मुझसे बात क्यों कर रही हो, बोलो। और भाई उसको ऐसे गुस्सा करते हुए देखकर एंजिया वो मन ही मन कहती है कि बात लेने के बाद भी उसने अपने स्टमक को अपने हाथों से कवर कर रखा है, वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। तुम्हें क्या पता तुम्हारे पेट पीछे ब्लेक क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है एंजिया, तुम्हें नहीं पता। लेकिन अब चलिए हम आगे जानते हैं एंजिया को पता चलेगा कि नहीं चलेगा। और भाई एंजिया को तो पता चल ही जाएगा ना, जब ये ब्लेक ऐसी हरकतें करता ही रहेगा। और एंजिया वो तो दिमाग लगाती है और कहती है, योर हाइनेस हमारा कॉलड्रॉन आने वाला है, तो आज मैं आपके लिए बहुत सारा डिलीशियस खाना बनाने वाली हूँ। तो उसकी बात सुनकर ब्लेक वो बड़े ही गुस्से से कहता है, मैं और ज़्यादा नहीं खाना चाहता, मैं आपसे खाना नहीं खाऊंगा, समझ गई ना तुम, इसलिए मुझसे ऐसे बातें करना बंद करो, मैं खाना उना नहीं खाऊंगा, ठीक है ना। और फिर तुम जाओ यहाँ से। और बेचारा है तो छोटा बच्चा ही ना, अपने मन की बात बोल ही देता है। उदास होते कहता है कि मेरे पास मेंस जैसी बॉडी नहीं है, इसलिए आज से मैं ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ। और आखिरकार उसके मन की बात जुबान पे आते हुए देखकर एंजिया वो कहती है अब ये क्या बात होती है, भला गुस्सा होने वाली इसमें क्या बात है। और मन में कहती है, ओहो अब मैं समझ गई, लगता है जो भी कुछ भी मैंने एम्बर से कहा वो सब कुछ उसे परेशान कर रहा है। और वो उसको मनाते हुए कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कुछ देर के लिए भूल गई थी कि मेरा हस्बैंड भी एक मैन ही है। और उसके बाद सुनकर ब्लेक वो गुस्सा करते हुए कहता है कि भला तुम ऐसे कैसे इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ को भूल सकती हो, तुम्हें ऐसी चीज़ें नहीं भूलनी चाहिए, भाई मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ या फिर कुछ और फिर वो अपने बिस्तर पर लोटपोट करते हुए कहता है कि मुझे भी एप्स चाहिए, मतलब चाहिए, और मैं और ज़्यादा खाना नहीं खाऊंगा, समझ गई ना। और उसको ऐसे लोटपोट करते हुए देखकर एंजिया वो परेशान होती हुई कहती है कि अरे नहीं, मैंने अभी भी आपके हेयर नहीं सुखाए हैं, प्लीज़ आप ऐसे बेड पे नहीं लेट सकते हैं, समझे ना, आप अभी भी ऐसे बेड पे नहीं लेट सकते। और फिर वो कहती है कि प्लीज़ ऐसा ना करिए, आप इस तरीके से नहीं कर सकते। और क्योंकि आपके पास क्यूट बेबी वो इतना बोल ही थी कि तभी ब्लेक उसको रोक देता है।
और कहता है कि देखो मेरे पास बेबी टमी नहीं है, समझी ना। और वो फिर से अपना मुंह फुला लेता है। और उसको मुंह फुलाए हुए देखकर एंजिया वो मनी मन कहती है, ओ डैम, उसे एक पल से पता चल गया कि मैं उसको कहने वाली थी उसके पास बेबी डमी है। और कहती है, अरे नहीं, अब मैं उसे ये नहीं कह सकती। और फिर कहती है कि मैं उस ग्रम्पी किड को कैसे चीयर करूँ। हे भगवान, कोई तो मुझे आकर बताओ कि मैं इस ग्रम्पी किड को कैसे चीयर अप करूँ। कोई तो मेरी मदद करो प्लीज़। हे भगवान, कोई तो मेरी मदद के लिए भेजो किसी को। और फिर उसके दिमाग में आइडिया आता है और वो ब्लेक के ऊपर छलांग मारते हुए कहती है, अटैक, ब्लेक के ऊपर अटैक करो। और हमारा ब्लेक वो तो डर जाता है कि अभी इसने मुझ पर अटैक कर दिया, उसने ऐसा क्यों किया, बताओ मुझे। और फिर वो उसको गुदगुदी लगाने लगती है और ब्लेक हंसने लगता है और कहता है कि इंशिया रुक जाओ, मुझे गुदगुदी हो रही है, प्लीज़ रुक जाओ, बहुत ज़्यादा गुदगुदी हो रही है। वो बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है और उसे रोक रहा होता है और हंसते हुए कहता है, ठीक है, मैं मानता हूँ, अब रुक भी जाओ, समझ गई ना। और फिर एंजिया वो ब्लेक को गले लगाते हुए कहती है, योर हाइनेस, मैं आपको पसंद करती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप हेल्दी रहें, इसलिए आपको और ज़्यादा खाना होगा और आपको भर भर के खाना होगा। और क्या आपने मुझसे नहीं कहा था कि आप मुझसे बड़े होना चाहते हैं, और इसके लिए आपको तो हर दिन मील लेनी होगी ना, आपको रोज़ खाना पड़ेगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी तो आप मुझसे बड़े हो पाएंगे। और उसके बाद सुनकर ब्लेक वो कहता है, ठीक है, मैं अच्छे से खाना खाऊंगा और मैं खूब सारा खाना खाऊंगा। अब तो तुम मेरी जान छोड़ सकती हो ना, मुझे गुदगुदी ना करना। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और इंशा पे जाता है जो कहती है, हाँ, मेरा आइडिया वर्क कर गया। हमेशा इसका आइडिया ब्लैक पर वर्क करता है। और हम देखते हैं ब्लैक तो हंस रहा होता है और इंशा भी हंस रही होती है, दोनों क्यूट से छोटे से बच्चे। और ये छोटी सी बच्ची के पास तो बड़ा ही दिमाग है और ये अपने दिमाग का पूरा पूरा यूज़ करती है, घोड़ों से तेज चलता है इसका दिमाग, तो भाई दौड़ता है, चलता नहीं। और फिर वो कहती है, उसकी स्माइल देखना कितना अच्छा होता है ना, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है उसकी स्माइल को देखना। और सीन एम्प्रर पर शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर एम्प्रर वो एक नकाबपोश बंदे को बोलता है, यूनहान, और यूनहान भी वहाँ पर आ जाता है और अपने सर से अपनी टोपी को हटाते हुए कहता है, यस योर मैजेस्टी, अपने ऑर्डर को दीजिए मुझे, आपका क्या ऑर्डर है। और फिर एम्प्रर उसके बाद सुनकर कहता है कि मैं तुम्हारा कमांड हूँ। और फिर बड़े ही सीरियस लुक के साथ पूछता है कि यूनहान, क्या क्राउन प्रिंस और क्राउन प्रिंसेस रिटर्न हो गए हैं सेफली। हाँ, वो कहता है, यस योर मैजेस्टी, उन्होंने बात लिया और फिर अच्छे से सो गए। और यूनहान की बात सुनकर वो एम्प्रर कहता है, एंजिया, हाँ। और फिर ब्लेक के बारे में ये बात करता है कि ब्लेक वो आज कुछ डिफरेंट लग रहा था। वैसे तो वो हमेशा अपने प्रेजेंस को छुपाने की कोशिश करता, लेकिन आज उसने उसका हाथ टाइटली पकड़ रखा था और उसकी वो खाली आंखें आज पूरी चमक रही थी, उसमें चमक थी। और मेरी सोच के उलट कॉलिन की रिपोर्ट तो क्राउन प्रिंस और प्रिंसेस की तारीफों से भरी पड़ी थी। तो यूनहान, तुम मुझे बताओ कि तुम क्राउन प्रिंसेस के बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि जब पिछले महीने मैं डार्क गेट बंद करने गया हुआ था तब तुमने पिछले 1 महीने में उन पर नज़र रखी, तो तुम मुझे बताओ क्या वह विश्वास करने के लायक है। और यूनहान कहता है, इंडीड, वो अमेजिंग पर्सन है एम्प्रर। यूनहान ने एम्प्रर के ऑर्डर पर क्राउन प्रिंस पर पिछले 1 महीने से सीक्रेटली नज़र रखी हुई थी। उसने सर्वेंट्स और ब्लेक्स पर बहुत ही कड़ी नज़र रखी हुई थी कि यदि इन केस पावर ऑफ लाइट की वजह से कर्ज आगे बढ़ जाता है या फिर उससे भी बदतर हो जाता है तो उस केस में मदद की जा सके ताकि ब्लेक को कोई नुकसान ना हो। हालांकि एक समय ऐसा आया जब वह अपने लक्ष्य से भटक गया और वह इंशिया से अपनी नज़रें नहीं हटा सका। वह दयालु, मिलनसार और खूबसूरत व्यक्ति है। अगर उसके पास उसके जैसा कोई व्यक्ति होता तो उसकी लाइफ आज कम्प्लीटली डिफरेंट होती। और उसे ये सोचकर काफ़ी जलन महसूस होने लगी। और एम्प्रर को ये सब यूनहान ने बता दिया था और चुपचाप बैठा हुआ था। और तब एम्प्रर बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम भी ऐसा कुछ कह सकते हो यूनहान। और एम्प्रर की बात सुनकर यूनहान कहता है, क्या इसमें कुछ गलत है। और यूनहान की बात सुनकर एम्प्रर वो कहता है, नहीं, वो तो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है, क्योंकि बहुत लंबा अरसा बीत गया है जब मैंने उसे ऐसे खुश देखा था। सीन शिफ्ट होता है और सीन इंशिया पर आता है और वो कहती है, सरप्राइज, जो कॉल्ड्रॉन है वो आ गया है जिसके बारे में मैंने पहले बताया था आप सबको। उसे देखकर ब्लेक कहता है, ये तो मेरा पहली बार है जब मैं किसी ऐसी चीज़ को देख रहा हूँ। और फिर वहाँ पर दूसरे लोग होते हैं जो कहते हैं ये मेरा भी पहली बार ही है।
और कहते हैं, हर हाइनेस आप तो ज़रूर ईस्टर्न क्वेश्चन के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। हर हाइनेस तो एक जीनियस हैं। और इंशा की तारीफ़ करते हुए ब्लेक भी कहता है, हाँ हाँ एडॉन, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इंशा तो एक जीनियस है, जीनियस। और उन सबकी इतनी तारीफ सुनकर इंशिया बेचारी बहुत एम्बेरस महसूस कर रही होती है और कहती है, हाँ हाँ मेरी इतनी भी तारीफ मत करो, ये कुछ भी नहीं है। और फिर अपनी बाह में बाह चढ़ाते हुए कहती है, आज तो मुझे ग्रेट फील हो रहा है, आज मैं गाइस अपनी सबसे बेस्ट डिश बनाने वाली हूँ, तुम लोग बस देखते जाओ। और एंशिया की खाना बनाने वाली बात सुनकर बेचारी मेलिसा वो तो कहती है, अरे नहीं नहीं हर हाइनेस, मैं आपको कैसे खुद से खाना बनाने दे सकती हूँ, मैं ऐसा अलाउ नहीं करूँगी। और उसकी बात सुनकर एंशिया वो मुस्कुराती कहती है, इट्स ओके मेलिसा, सब लोग मदद करवा देना, आप लोग सब लोग मदद कर सकते हो मेरी। तब उसकी बात पे हामी भरते हुए ब्लेक कहता है, तो फिर ठीक है, मैं भी हेल्प करूँगा। तब ब्लेक की बात सुनकर एंशिया कहती है, ओके। तभी वहाँ पर कॉलिन आता है और कहता है कि एम्पायर के लाइट को हमारा ग्रीटिंग। और फिर उसको देखकर इंशा कहती है, कॉलिन तुम यहाँ। और तब कॉलिन फिर से कहता है कि लाइट ऑफ द एम्पायर, आई ग्रीट यू। वहीं दूसरी ओर ब्लेक के तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर कॉलिन यहाँ पर क्यों आया है और यहाँ चल क्या रहा है भाई। तब कॉलिन कहता है कि हिज मजेस्टी ने हर हाइनेस के लिए इनविटेशन भेजा है। कॉलिन की आवाज़ सुनकर इंशा वो थोड़ा घबरा जाती है और कहती है, क्या मेरे लिए एक इनविटेशन आया है। उसकी बात सुनकर कॉलिन कहता है, यस योर हाइनेस, आपके लिए हिज मजेस्टी ने इनविटेशन भेजा है। और उसको देखकर इंशा मनी मन कहती है, क्या एक इम्पीरियल मैसेज, वो भी मेरे लिए। हिज मजेस्टी ने इम्पीरियल मैसेज भेजा है, मुझे अपने आप से मिलने के लिए बुलाया है। और कहती है, क्या मैंने कल किसी तरह की गलती कर दी थी, अगर है नहीं तो फिर क्यों। और उसके ऐसा सोच विचार करते देख कॉलिन कहता है, हिज मजेस्टी ने आपके लिए गिफ्ट भी भेजे हैं माय लेडी। उसकी बात सुनकर इंशा और चौंक जाती है, क्या गिफ्ट्स। और फिर वो कहती है, हाँ चलिए हम पैलेस चलते हैं, वहीं चलकर रख दीजिएगा गिफ्ट्स। और फिर उन लोगों को गिफ्ट लेकर महल के अंदर दिखाया जाता है और उसको देखकर इंशा और ब्लेक तो दोनों ही बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। और इंशा कहती है, वो कितने सारे गिफ्ट्स हैं यहाँ पर। और वो लोग गिफ्ट्स को देख रहे होते हैं और फिर वो कहती है कि मुझे लगता है ये कोई गलती है, मैं तो डर गई हूँ, ज़रूर किसी गलत पर्सन को आपने गिफ्ट्स भेज दिए हैं। तब कॉलिन तो अपना चश्मा बनाते हुए कहता है, नहीं नहीं ये कोई गलती नहीं है योर हाइनेस। और फिर बड़े स्टाइल से खड़ा होता है और सारे गिफ्ट्स को दिखाते हुए कहता है कि ये सारे के सारे गिफ्ट्स हिज मजेस्टी ने योर हाइनेस के लिए भेजे हैं, ये हिज हाइनेस के लिए मजेस्टी की तरफ से एक तोहफा है। और ये देखकर इंशा मनी मन कहती है, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सोचती हूँ कि इसका कोई रीज़न ही नहीं बनता कि एम्परर मुझे कोई गिफ्ट भेजे। और फिर मनी मन शर्माते हुए कहती है, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो मैंने कल उसको एप्स को लेकर कॉम्प्लीमेंट्स दिए थे उससे वो खुश हो गया हो। और कहती है, नहीं नहीं अंशिया, उन सब के बारे में भूल जाओ, उठ भी जाओ आप। फिर कहती है, डेफिनेटली ये रीज़न तो नहीं हो सकता, मैं समझ सकती हूँ। और फिर वो कॉलिन से कहती है कि मैं उन्हें जल्द ही विजिट करूँगी। और कॉलिन कहता है, यस योर हाइनेस। और नेक्स्ट सीन में इंशिया वो फेलॉन पैलेस यानी एम्पर से मिलने जाने के लिए रेडी हो रही होती है और मेलिसा कहती है, आप रेडी हो गई हैं योर हाइनेस। और फिर हम हमारी इंशा को देखते हैं जो सच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और क्यूट लग रही होती है। ऑथर ने तो क्या ही पेंटिंग की है, मन तो कर रहा है अपनी एक पेंटिंग जाके बनवा लूँ मैं ऑथर से। और उसको देखकर मेलिसा कहती है, वाओ योर हाइनेस, आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। तभी वहाँ पर उनका बटलर आता है, कहता है, योर हाइनेस चलिए, चलने का समय हो गया। तभी वहाँ पर ब्लेक आता है और इंशा उसको देखती है और कहती है, क्या ये मुझ पर अच्छा लग रहा है। और उसको देखकर तो ब्लेक बेचारा ब्लश किए जा रहा होता है, आखिर इतनी सुंदर लड़की को बेचारा सुंदर क्यों नहीं कहेगा। और कहती है, अरे नहीं नहीं तुम तो बहुत प्रिटी लग रही हो, इंशा इज़ रियली वेरी प्रिटी। और उसकी बात सुनकर इंशा तो मुस्कुरा देती है और कहती है, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। और फिर उसकी बात सुनकर ब्लेक कहता है, ठीक है तुम्हारी ट्रिप अच्छी हो। और फिर हम देखते हैं एम्परर को जो कहता है कि तुम श्योर हो कि मैं उसे लव करता हूँ, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसे लव करता हूँ, बताओ। और उसकी बात सुनकर इंशा कहती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप अपने बेटे से नफरत करते तो अपनी डॉटर इन लॉ के लिए गिफ्ट्स क्यों भेजते। और एम्परर कहता है, वो तो सिर्फ मार्कस के मिस ट्रीटमेंट की वजह से मैंने भेजा था। इंशा कहती है, वेल क्या आपने कल के लिए मुझे माफ़ कर दिया, कल मैंने कुछ ज़्यादा ही डेयरिंग बातें कर दी। और उसके बाद सुनकर एम्परर वो कहता है, तो तुम्हें याद है कि तुमने आखिर में कहा क्या था और या फिर किया क्या था। उसकी बात सुनकर इंशा कहती है, हाँ हाँ मैं उसे याद नहीं करना चाहती, मैं बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड हूँ। और उसके बाद सुनकर एम्परर वो भी मुस्कुराते हुए कहता है,
हाँ, वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डेयरिंग था। और उसकी बात सुनकर एंजिया, वो तो बेचारी एम्बेरसमेंट से हंसे जा रही होती है, अब क्या भी कर सकती है। तभी एम्पर कहता है कि इसे यहीं होल्ड करो, और फिर टेबल पर वहाँ पे बहुत सारी पेस्ट्रीज मिठाइयाँ आ जाती है। और उन सारी पेस्ट्रीज मिठाइयों को देखकर तो एंजिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो कहती है आपका खाने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और फिर वो उनमें से एक पेस्ट्री को खाने लगती है। और फिर वो कहती है ये तो सच में बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। और एम्पर कहता है रियली, क्या ये डिलीशियस है? और फिर वो सोचती है कि इस रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद होगा, और ऐसा वो एम्पर से कहती है। और उसके बाद उनका एम्पर कहता है अगर ऐसा है तो तुम इनमें से कुछ क्राउन प्रिंस के पैलेस में भी भेज देना। और एम्पर की बात सुनकर इंशा वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है रियली, अब मैं सच में ऐसा कर सकती हूँ क्या? और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेचारी के चेहरे पे बहुत ज़्यादा स्माइल होती है, और उसको देखकर एम्पर भी स्माइल कर रहा होता है कि इसे क्राउन प्रिंस की परवाह है। और फिर एम्पर कहता है कि मैंने सुना कि तुम्हें ईस्टर्न कल्चर के बारे में बहुत सारी नॉलेज है। और एम्पर की बात सुनकर वो मनी मन कहती है हाँ, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, इसे मेरे एक्सिस्टेंस के बारे में पहले से ही पता था। वेल, अगर मैं सपोज भी कर लेती, ये बहुत ज़्यादा ऑड होता कि तुम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो, ये जानने के बाद भी कि मुझे ईस्टर्न कल्चर के बारे में इतना पता है। और वो कहती है वेल एम्पर, मैं सच में इतना कुछ जानती तो नहीं, लेकिन मैं अभी उसमें इंटरेस्टेड हूँ। और उसके बाद उनका एम्पर कहता है कि वैसे उनके कल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन ऐसे गैदर करना इतना आसान नहीं होता है। और उसकी ये सारी बातें चल ही रही होती हैं कि तभी इंशा वो कहती है कि अगर मैंने कहा कि ये मैंने काउंट की लाइब्रेरी में देखा है तो क्या सब कोई मुझ पर भरोसा करेंगे? लेकिन एम्पर ने अगर इसमें कुछ उसको अजीब लगा कि एक 10 साल की लड़की जिसे इतना कुछ नॉलेज पता है, तब इतना सोचकर वो अपनी जगह से उठ खड़ी होती है और कहती है तो फिर हिज मैजेस्टी को ही इसके बारे में पता होना चाहिए। और फिर वो अपने बच्चों वाले छोटे छोटे कदम लेते हुए हिज मैजेस्टी के पास आ रही होती है, और हिज मैजेस्टी उसे सवालिया नज़रों से देख रहे होते हैं कि अब ये मेरे तरफ क्यों आ रही है। और फिर वो हिज मैजेस्टी के कान के पास में जाती है और कहती है एक्चुअली में मैं ना एक पॉलीगॉट हूँ। और ये सुनकर तो मैजेस्टी भी शॉक हो जाते हैं, और उसके बाद सुनकर मैजेस्टी कहते हैं क्या पॉलीगॉट, तुम पॉलीगॉट हो? और उसके बाद सुनकर इंशा कहती है हाँ हाँ, मैं सारी लैंग्वेजेस जितनी भी वर्ल्ड में है ना उनको समझ सकती हूँ और बोल सकती हूँ। और उसके बाद सुनकर मैजेस्टी वो तो कहते हैं क्या क्या तुम्हारी बात सच है कि तुम सारी लैंग्वेजेस को पढ़ सकती हो, बोल सकती हो, जितनी भी इस दुनिया में मौजूद हैं? और ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि ये क्या बोल रही है। और उसके बाद सुनकर इंशा बड़ी ही प्यार से बोलती है यस फादर, मैं सच बोल रही हूँ। और ये सुनकर मैजेस्टी एक बार और शॉक हो जाता है कि इसने मुझे अभी फादर बोला। और वो कहता है क्या तुमने अभी भी क्या कहा मुझे? और वो बहुत शौक होता है। और उसके बाद सुनकर इंशा कहती है सिंस मैं आपकी डॉटर इन लॉ हूँ तो मैं आप योर मैजेस्टी मेरे फादर हुए। और उसके बाद सुनकर मैजेस्टी वो तो स्माइल करता है, कहता है ओके तो आई सपोज। और फिर वो कहता है कि तुम्हारे लिए ज़रूर बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा होगा कि तुम्हारी शादी इतनी अचानक से हो गई। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम फ्रीली मेरे पास आ सकती हो। उसके बाद सुनकर इंशा वो स्माइल करती है और कहती है ऑल राइट, तो फिर मैं आपको फिर विज़िट करूँगी। और फिर हमारा सीन यहाँ पर से शिफ्ट हो जाता है, और हम देखते हैं कि वो लोगों ने खाना बना लिया होता है। इंशा कहती है टड़ा, और कहती है आज मैंने सोयाबीन पेस्ट स्ट्यू बनाया है, और इसके साथ में यहाँ तक कि मैंने मशरूम एग रोल्स भी बनाए हैं। तो आप लोग ज़रूर इसे चखिए और बताइए मुझे कि कैसा बना है। और उसको देखकर तो वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, कहते हैं वाओ मिस, आप तो सच में एक जीनियस हो। वो लोग बड़े ही खुशी खुशी देख रहे होते हैं कि आज उन्हें बहुत डिलीशियस खाना मिलने वाला है। और उसके बाद सुनकर इंशा कहती है उन लोगों की बात सुनकर कि चलो चलो अब शुरू भी करो। और फिर वो लोग कहते हैं कि वाओ। और फिर ब्लेक कहता है इंशा ये सच में बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। और एडॉन कहता है हर हाईनेस, आप तो सच में एक जीनियस हो। और वो लोग बहुत खुश होते हैं, और इंशा कहती है क्या सच में ये अच्छा है, तो तुम लोग धीरे धीरे खाना, ये गर्म है। और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, और उन लोगों को ऐसे खाते हुए देखना उसे बड़ा अच्छा लग रहा होता है। और फिर वो कहती है कि इस सैन्यूम को तुम लोग ट्राई करो, जब तुम लोग इसे खा लो ना, इसका स्ट्रॉबेरी डिश भी है ये। और उसके बाद सुनकर ब्लेक कहते हैं क्या सैन्यूम? और वो तो कंफ्यूज होता है, तो वो बोलती है हाँ ये एक निरंजी है जिसको वाटर में बॉयल किया जाता है। वेल उसकी बात सुनकर हमारा ब्लेक कहता है वेल अगर इसे एंशा ने बनाया तो ज़रूर ये डिलीशियस ही होगा, और इसे तो हमारी एंशा जो कुछ भी बना के देगी इसे डिलीशियस ही लगने वाला है। और भाई फिर उन सबको ऐसे मज़े करते हुए खाते हुए देख कर यूनहान भी देख रहा होता है, और वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है।
और फिर वो कहता है कि आज के लिए बहुत ज़्यादा हो गया, अब मुझे यहीं पर रुक जाना चाहिए। बेचारे के मुंह में पानी आ रहा होता है उन लोगों को खाते हुए देखकर। और वो कहता है यूनहान जो बाहरी दुनिया से अपने आप को छुपा के रखता है। अगर एम्परर ने उस वक्त जब गवर्नमेंट उसे चेस कर रही थी उसे बचाया ना होता तो आज के दिन मैं जिंदा ना होता, मेरी मृत्यु हो चुकी होती। वो बेचारा बड़ा ही उदास होता है इस टाइम पर। और फिर वो बताता है कि क्योंकि अब मेरी लाइफ वो एम्परर को बिलोंग करती है, इसलिए एम्परर का जो यूनहान है वो शैडो बन गया और उनके सारी अनऑफिशियल ड्यूटीज़ उसने कैरी कर ली और उसने सारी ड्यूटीज़ को निभाया, वो भी बिना किसी फेलियर के। फिर हम देखते हैं और फिर वो कहता है लेकिन इस वक्त, और फिर वो उस कढ़ाई की तरफ देखते हुए कहता है मैं इस अमेजिंग स्मेल को इग्नोर नहीं कर सकता। और वो कहता है कि मैंने एम्परर के साथ रहते हुए सारी डेलिकेसीज़ को ट्राई किया है और इससे पहले मेरे मुंह में कभी भी ऐसे पानी नहीं आया था। मैं सिर्फ एक बार इसकी एक बाइट लेना चाहता हूँ। और हम देखते हैं बेचारे यूनान के मुंह में तो पानी आ रहा होता है, वो अपने घुट पे घुट निकलता जा रहा था और वो तभी पेड़ से नीचे आ जाता है और उस कढ़ाई के पास जाने लगता है और मन ही मन कहता है कि मैं इस कलरन को लेकर रहूँगा। और फिर वो कहता है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मेरी माँ वो यूज़ किया करती थी। और वो इतना कहकर उस कढ़ाई के पास पहुँच गया था और उस कढ़ाई का ढक्कन ओपन करता है और उसको बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है और उसके मुंह में तो पानी आया जा रहा होता है। बेचारा इससे पहले कि उसको कुछ टेस्ट कर पाता तभी वहाँ पे उसे किसी आने की आवाज़ सुनाई देती है और वो शॉक हो जाता है और वो कहता है अरे नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, मुझे अभी के अभी छुपने की ज़रूरत है ताकि मैं पकड़ा ना जाऊँ। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर इंशा आती है और उसकी भी नज़र उस कढ़ाई पर पड़ती है कि उसका ढक्कन खुला हुआ है और कहती है हाँ कढ़ाई खुली हुई है, ये तो बहुत अजीब बात है। और वो सोच रही होती है कि मैं तो बंद करके गई थी, इस कढ़ाई को किसने खोला। और तभी उसकी नज़र पड़ती है किसी और पर और वो सोचती है हाँ ओह, और देखती है हम देखते हैं वहाँ पे यूनहान को जो कि बिल्ली में बदल चुका था और वो कहती है क्या एक बिल्ली, सच में ये तो बहुत ज़्यादा क्यूट है। और हम देखते हैं हमारे यूनहान वो तो सच में एक काली क्यूट सी बिल्ली में बदल गया था, वो बेचारा परेशान था कहीं मैं पकड़ा तो नहीं गया। और हम देखते हैं एंशिया वो उसको अपने गोदी में उठा लेती है और कहती है तो क्या तुम वही हो जिसने हमारी कढ़ाई का ढक्कन हटाया। और वो उसको पाकर तो बहुत ज़्यादा खुश होती है, उसके साथ खेलने ही लग जाती है। और हम देखते हैं हमारा जो यूनहान होता है वो अपने सुबह आँखों से देख रहा होता है हमारी इंशा को और उसको देख कर इंशा कहती ओ माई तुम ज़्यादा भूखे हो गए, मैं तुम्हारे लिए कुछ मिल्क लेकर आती हूँ। और हम देखते हैं हमारा यूनहान वो तो उस कढ़ाई की तरफ देख रहा होता है और हमारी इंशा वो कहती है हाँ क्या तुम्हें भी उस संगयुंग को टेस्ट करना है। और हम देखते हैं हमारे यूनहान की आँखों में तो चमक आ रही होती है और उसको देखकर हमारी जो इंशा थी बनमी कहती है कि मुझे नहीं पता क्या कैट्स खा सकती हैं। और हम देखते हैं उसकी बात सुनकर हमारा जो यूनहान होता है वो जल्दी जल्दी अपनी मुंडी हिला रहा होता है कि हाँ हाँ हम खा सकते हैं म्याऊं म्याऊं। और फिर वो कहती है कि आई गेस इस वर्ल्ड में ना कैट्स का खाना नहीं है तो क्या मैं तुम्हें थोड़ा सा दे सकती हूँ। और वो मनी मन करी होती है सो क्यूट कितनी क्यूट बिल्ली है ना, और उसको देख कर बहुत ज़्यादा खुश होती है। और हमारा यूनहान वो तो बड़े आराम से इंशा की गोदी में चढ़ा होता है। और फिर हम देखते हैं इंशा कहती है ये तुम्हारे लिए किटी लो खाओ। और फिर वो कहती है कि तुम ज़रूर बहुत ज़्यादा भूखे होगे, तुम्हारे जैसे क्यूट लिटिल कैट को किसने भूखा रखा। और वो उसके साथ ऐसे ही बातें की जा रही होती है और उसको देखी जा रही होती है। और हमारा यूनहान वो तो मज़े से संगयुंग को खाया जा रहा होता है, आखिर मुझे मौका जो मिल गया था। और फिर वो कहती है ज़रूर तुम्हारा ऑनर बहुत ज़्यादा बुरा होगा लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई मास्टर नहीं है ना तो मैं तुम्हें रेज़ करूँगी। और वो उसको तो खिलाई जा रही होती है कि तुम बड़े सॉफ्ट हो और वो उसको खिलाई जा रही होती है और बड़ी खुश होती है। और हमारा यूनहान वो कुछ कर भी नहीं पा रहा होता है, बेचारे के तो बहुत ज़्यादा पसीने आए जा रहे होते हैं कि मैं क्या ही करूँ इसका। वो तो बेचारा सिर्फ और सिर्फ वो डिश को खाने के लिए आया था और कहाँ फंस गया किसके चक्कर में। तभी वहाँ पे ब्लेक आता है और कहता है इंशा तुम क्या कर रही हो। और वो उसको ढूंढते हुए वहाँ पे पहुँच गया था। तभी इंशा कहती है मैंने एक काली बिल्ली पाई है, ये क्यूट नहीं है क्या। और हम देखते हैं ब्लेक वो तो उसको देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था, वो कहता है क्या तुमने इसे भी हक किया था बिल्कुल इसी तरीके से पहले भी। और हम देखते हैं उसे देखकर तो यूनहान वो तो बहुत ज़्यादा डर गया था। और हमारी इंशिया वो तो कहती है कि ये तो बहुत वेल बिहेव्ड कैट है, मुझे लगता है ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करती है जैसे मैं इसे पसंद करती हूँ। और हम देखते हैं हमारा यूनहान वो तो अभी भी पसीने पसीना हुए जा रहा होता है कि उसका क्या ही होगा। और उसे ऐसे देख कर ब्लेक कहता है ये एक मेल कैट है
और वो बहुत ज़्यादा गुस्से से यूनान को देख रहा होता है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आया जा रहा होता है। और ब्लेक यार तुम इतना पॉजिटिव क्यों हो, वो एक जानवर ही तो है, हालांकि तुम नहीं जानते हो जानवर है, लेकिन उसकी बात सुनकर इंशा कहते हैं क्या रियली में। और ब्लेक उसकी बात सुनकर नोट किया जा रहा होता है, हाँ वो मेल बिल्ली है। और उसकी बात सुनकर इंशा कहती है अगर ऐसा है तो फिर किटी हम चेक करते हैं कि क्या तुम सच में मेल हो कि नहीं। और ये सुनकर हमारे यूनान वो तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और डर जाता है कि क्या अब ये मेरा जेंडर भी चेक करेंगे कि मैं मेल हूँ या नहीं हूँ। बेचारी अपनी इज्जत को बचाने के लिए वहाँ से भागता है, म्याऊं म्याऊं मुझे भागना पड़ेगा, ये लोग मेरा जेंडर चेक करने लग गए हैं कि मैं मेल कैट हूँ या फीमेल कैट हूँ। बेचारा यूनहान उसके साथ तो बहुत बुरा बुरा होता है। और उसको ऐसे देख कर इंशा कहती क्या क्या वो चली गई। और वो बहुत ज़्यादा शॉक होती है, फिर कहती है ओह कितना बुरा हुआ ना, वो बहुत ज़्यादा क्यूट थी। और फिर हमारा सीन वो वहाँ से शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं यूनान को जो उस बिल्डिंग पर थी और चल रहा था। और उसको देखकर इंशा कहती है मैं आशा करती हूँ कि मैं तुमसे दोबारा ज़रूर मिलूंगी। और फिर हम देखते हैं सीन एम्पर पे शिफ्ट होता है जो कहता है क्या मैटर हो गया। और हम देखते हैं वहाँ पे इंशा को जो वहाँ पे पहुँच गई थी और वो कहती है, और इंशा कहती है फादर आपने मुझसे कहा था कि मैं आपको कभी भी विजिट कर सकती हूँ। और तब एम्पर कहता है लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतना जल्दी मुझसे मिलने आ जाओगी, तो तुम बताओ कि तुम यहाँ क्यों आई हो। और उसकी ये बात सुनकर तो इंशा कहती है कि जो कढ़ाई थी ना वो आज आ गई है, जिसका मैंने पहले मेंशन किया था, वही ईस्टर्न कुकिंग पॉट। मैंने ना उसमें कुछ बनाया है जिसे संग युंग कहते हैं, आप इसे फ्रीली ट्राई कर सकते हैं। और ऐसा कहकर वो उसे परोस देती है। और फिर हम देखते हैं एम्पर वो उसे ट्राई करता है और फिर वो कहता है इसका तो टेस्ट बहुत ही यूनिक है। और उसके बात को सुनकर इंशा वो कहती है हाँ क्या आपको ये पसंद नहीं आया। और तब उसकी बात को सुनकर हमारा एम्पर वो कहता है कि ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल फ़ाइन है, तुम्हारे पास तो एक एक्सीलेंट स्किल है। और उसकी बात सुनकर इंशा कहती है क्या रियली में आप सच बोल रहे हैं। तो वो कहती है अगर आप माइंड ना करें तो क्या मैं इसे और बना सकती हूँ। और उसके बाद सुनकर हमारा एम्पर वो तो बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और कहता है कि ओके तुम जब चाहो बना सकती हो और तुम कभी भी यहाँ आ सकती हो। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और इंशा को देखते जो कहती है आज का दिन बहुत ज़्यादा लंबा था, आज मैंने एम्पर के साथ चाय पी और उन्हें गिफ्ट्स भी दिए। और वो बहुत ज़्यादा थक जाती है और आराम से अपने बिस्तर पर लेटकर यही सब सोचे जा रही होती है। और मनी मन कहती है कि आज मैंने कढ़ाई में खाना बनाया और मैं एक प्यारी सी क्यूट लिटिल ब्लैक कैट से भी मिली। सच में वो बहुत ज़्यादा क्यूट थी और ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है कि तभी वहाँ पर अचानक से ब्लेक आ जाता है और इंशा की नज़र उस पर जाती कहती है ओह योर हाइनेस क्या हुआ आपको। और वो थोड़ा शॉक होती है कि अचानक से ब्लेक वहाँ पे क्यों आ गया। और हम देखते हैं ब्लेक वो इंशा के पास जाकर बैठ जाता है और इंशा उसे देख रही होती है। और फिर ब्लेक तभी अचानक से म्याऊं करता है और बड़ा ही क्यूट लग रहा होता है। और उसको देखकर इंशा वो तो ब्लश करने लगती है कि अचानक से ब्लेक को क्या हो गया, वो म्याऊं म्याऊं क्यों करने लगा। और वो इंशा को लगा तो कहता है क्योंकि इंशा को कैट्स पसंद है तो मैं एक कैट बनना चाहता हूँ। अरे यार ये छोटा सा बच्चा कितना जेलसी फील करता है। और ये देखकर इंशा वो तो बेचारी शॉक ही हो गई थी कि अचानक से ये क्या हो गया। और फिर तभी हम देखते हैं कि ब्लेक वो कहता है कि इंशा क्या तुम्हें दूसरे एनिमल्स की तरफ क्यों देखती रहती हो जब तुम्हारे पास मैं ऑलरेडी हूँ। और ये ऐसा बहुत ज़्यादा चमकदार आंखों से देखते हुए कह रहा होता है, बड़ा क्यूट छोटा सा बच्चा। उसको ऐसे बातें करते हुए देखकर हमारी एशिया वो तो बिल्कुल शौक होती है। और हम देखते हैं ब्लेक वो कहता है कि मैं कुत्ता बिल्ली रैबिट हर कुछ बन सकता हूँ, इसलिए प्लीज़ तुम दूसरे एनिमल्स की तरफ ना देखो ना। और उसकी बात सुनकर हमारी एशिया वो कहती है योर हाईनेस। और वो बेचारी बहुत ज़्यादा शौक होती है। और हम देखते हैं कि ब्लेक फिर से बहुत ही क्यूट बनते हुए कहते हैं म्याऊं। और उसको देखकर एशिया बेचारी और ज़्यादा ब्लश करने लगती है और वो कहती है कि योर हाइनेस आखिर आप इतने क्यूट क्यों हैं। और वो उसको गले लगा लेती है। और हम देखते हैं ब्लेक वो भी बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है ये देखकर तो। और फिर वो स्माइल करने लगता है, इसे लगता है बड़ा मज़ा आता है इसको प्यार पा पा के। और फिर वो तभी हम देखते हैं जैसा कि वहाँ पर शिफ्ट हो जाता है सीन। और वहाँ पर एक सर्वेंट बोलता है कि जैसा कि आपने रिक्वेस्ट की थी इंपीरियल रिपोर्ट आ गई है। और हम देखते हैं कि रिचर्ड वो कहता है इसका क्या मतलब है, क्या एम्पर को आज ऑलरेडी ईस्टर्न फूड की सप्लाई हो गई है। और वो ये सीखकर बहुत ज़्यादा शॉक में होता है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि ऐसा कैसे हो गया। और वो कहता है कि एम्पर ने एंशिया को हर रोज़ गिफ्ट भी भेजते हैं।
और बेचारे की तो होश का ठिकाना नहीं होता कि आखिर में ये सब क्या हो रहा है। और फिर वो कहता है कि एंशिया, तुमने अचानक से एम्परर के अफेक्शन को गेन करने के लिए ऐसा भी क्या कर दिया। सिर्फ एम्प्रेस टेंसियोन ही हैं जो कि मुझे अप्रूव कर सकते हैं। और वो यही सब सोचे जा रहा होता है। और फिर कहता है कि मैंने उनकी अटेंशन पाने के लिए आखिर क्या क्या नहीं ट्राई किया, लेकिन एम्परर टेंसियोन का दिल तो बिल्कुल फोर्ट्रेस की तरह है जो कि कभी मेरे लिए खुला ही नहीं। ऑफ कोर्स कैसे खुल सकता है जब वो जानते हैं कि तुम कैसे हो भाई। और फिर हम देखते हैं वो कहता है कि जब फर्स्टली पहले वो बेस्टी प्रिंस और फिर एम्परर दोनों ही उसे पसंद करने लगे, आखिरकार उस एंशिया उस बच्चे के साथ ऐसा भी क्या है कि सब लोग उसे पसंद करने लगते हैं। और वो यही सब सोचे जा रहा होता है, पता नहीं इसका क्या ही है, इतना राजा बनने के पीछे क्यों ही पड़े रहते हैं लोग। और फिर हम देखते हैं वो कहता है कि पता नहीं कैसे, लेकिन एक पर्सन इतना ज़्यादा चेंज कैसे हो सकता है, और उसे बहुत ज़्यादा शक हो रहा होता है। और फिर वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि काश काश मैंने उस बच्चे का प्यार एक्सेप्ट कर लिया होता। अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला होता है तो मैं ज़रूर उसका प्यार एक्सेप्ट कर लेता। और वो ऐसा सोचकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। और फिर वो कहता है कि वो हमेशा मुझे फॉलो करती रहती थी और पूरा समय मुझसे यही कहती रहती थी कि वो मुझे पसंद करती है, लेकिन जब से उसकी शादी हुई है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। वो बहुत ज़्यादा क्रूअल बन गई है और वो अपने माथे पर बिल्कुल हाथ रख के बैठा होता है। और फिर कहता है हालांकि उसके वजह ऐसा करने से मैं उसे और चाहने लगा हूँ। जब कोई व्यक्ति को पाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हार्ड ट्राई करना पड़ता है तब हमें उसकी चाहत और होने लगती है, और मैं उसे चाहता हूँ। और उस बच्चे को पाने के लिए, अपना बनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा होता है, साइको इंसान। और फिर हम देखते हैं कि वो कहता है कि फादर क्या आप मुझे झूठ रहे थे। तब उसका फादर वो गुस्से से उसके ऊपर एक सामान उठाता है और फेंक देता है, लेकिन वो सामान उसको लगता है इससे पहले रिचर्ड वो साइड में हट जाता है। और उसका फादर उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर में तुम कर क्या रहे हो। और आज तो एम्परर ने उस क्राउन प्रिंसेस को दोबारा से गिफ्ट भेजा। क्राउन प्रिंस के महल में कैसे बाहर निकले, बस वो उसको पसंद करता है, पता नहीं ऐसा क्यों है। और हम देखते हैं उसका फादर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि यहाँ तक कि उसने कहा कि वह सील्ड फेस्टिवल के रॉयल बॉल को भी अटेंड करेगी। और वो ऐसा कह के बहुत चिल्ला रहा होता है। सील्ड फेस्टिवल, ये फेस्टिवल तब मनाया जाता है जब एम्परर डार्कनेस के डोर को पूरी केयरफुली तरीके से सील कर कर किंगडम में वापस लौटते हैं। और यह किंगडम का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है। और इस बॉल में हर एक कंट्री के एम्बेसडर आए, और अगर एम्परर उस वक्त क्राउन प्रिंसेस का हाथ अपने हाथों में लेकर उस बॉल में आया तो ज़रा सोचो क्या होगा। सब लोग तो यही सोचेंगे ना कि एम्परर ने एक ब्यूटीफुल क्राउन प्रिंसेस को चुन लिया है, और इससे तो क्राउन प्रिंस का स्टेटस और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तुम इसका मतलब भी समझते हो, पहले वो मार्कस हैमल और अब ये सील्ड फेस्टिवल, तुम इनमें से किसी को भी नहीं संभाल सकते, तुम यूजलेस हो पूरे के पूरे। और उसके बाद सुनकर रिचर्ड वो बेचारा तो बिल्कुल वैसे ही चुपचाप खड़ा रहता है। और उसका फादर फिर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम अपनी इस लोली स्लेव ब्लड लाइन से किसी को भी बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और उसके इतना कहते ही रिचर्ड बोल पड़ता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे कि सारी बाजी पलट जाएगी। और उसकी बात सुनकर उसका फादर बोलता है क्या। और फिर वो आगे बताते हुए कहता है कि इस टाइम पर हमें क्राउन प्रिंसेस को अपने साइड में रखने की ज़रूरत है। क्राउन प्रिंसेस जो हमेशा अपने फादर के प्यार के लिए तरसती रही है, वो ज़रूर काउंट बेलिसन को सुनेगी। और उसकी बात सुनकर उसका फादर कहता है काउंट बेलिसन, हाँ। और रिचर्ड की बात सुनकर उसका फादर बोलता है तो ये तो ट्राई करने के लायक है। और फिर हम काउंट बेलिसन को देखते हैं जो चिल्लाते हुए कह रहा था कि सिर्फ और सिर्फ एक बुखार की वजह से तुमने मुझे इधर उधर घुमाया। और ऐसा कहकर वो बहुत ज़ोर से गुस्सा हो रहा होता है। और तब एंशिया कहती है फादर मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी गलती है, ये मेरी गलती है। और उसका फादर ये सुनकर और गुस्सा हो रहा होता है और कहता है कि जब से बैरन की फैमिली अपना स्टेटस लूज़ कर रही है तब से। और वो इतना कहकर और गंदा मुंह बना लेता है, इसका गंदा चेहरा।
और फिर वो कहता है उसने अमीरी को चुना और बेलिसन फैमिली में शामिल हो गई। उसका तुम्हारी माँ का ख्याल ही सोचकर मुझे घिनौना लगता है। और ऐसा कहकर वो और जो चिल्लाता है। उसकी बात सुनकर इंशा कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए। उसका फादर कहता है अगर तुम्हें माफ़ करना है तो मर जाओ। और ऐसा कहकर वो अपनी बेटी को खरी खोटी सुनाता रहता है। और फिर वो आगे कहता है तुम जितना जल्दी मरोगी बेलिसन फैमिली के लिए उतना ही अच्छा होगा। और उसकी बात सुनकर इंशा कहती है आई एम सॉरी फादर, मुझे माफ़ कर दीजिए। वो कहती रहती है मुझे माफ़ कर दीजिए फादर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए फादर, आई एम सॉरी। और वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। और तभी उसकी आँख खुल जाती है। ब्लेक बुलाता है इंशा और वो कहती हाँ। और ब्लेक कहता है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें बुरा सपना आया। और वो बहुत परेशान होता है। तब इंशा कहती है नाइटमेयर, हाँ ये एक ड्रीम था। और वो रो रही होती है, कहती है हाँ ये एक बुरा सपना था। और मनी मन कहती है ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी नाइटमेयर नहीं था, ये इंशा की मेमोरीज थी जो कि वो उसे दिख रही होती हैं। और वो कहती है कि ये जो है ये इंशा की मेमोरीज मुझे सपनों गुजरी दिखती हैं। और ब्लेक कह रहा होता है अब मुझे क्या करना चाहिए, बेचारा बहुत डर रहा होता है। तो इंशा कहती है मैं क्या कर सकती हूँ। और ब्लेक कहता है ये सब मेरी वजह से, तुम जस्ट बिकॉज मेरे बगल में लेटी इसलिए तुम्हें बुरा सपना आया। और ऐसा कहकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और अपने आप को कोस रहा होता है। तभी इंशा उसको गले लगाते कहती है कि प्लीज़ योर हाइनेस, मुझे आपके साइड में रहना बहुत पसंद है। और वो उसको गले लगाई होती है और कहती है कि प्लीज़ आप 1 मिनट के लिए मेरे साथ ऐसे ही रहिए। और हमारा एपिसोड यही एंड होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। और आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल पर लाइक करिएगा और नए आए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट भी करके जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, बाय बाय।